ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन और वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, मैं हूं पूजा और 30 डेज फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 16 में आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूट्यूब की ज़बरदस्त वाली वीडियो आज की ये होने वाली है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की ये वीडियो, बस आपको एंड तक बने रहना है। देखिए, आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं ना जो देखने में पेसिव की तरह लगते हैं, लेकिन उसे पेसिव की तरह बनाया नहीं जाता है। आज हमारे वॉज वर्क के इज हमारे वॉज वर्क के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि वो हमारा सेंटेंस पेसिव में चला जाता है। राइट, यही तो हम लोगों ने सीखा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे सेंटेंसेस में ऐसे नहीं होता है। अगर आप टेंसेस की बात करते हो तो सही है कि वो पेसिव में चला जाएगा, लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस की बात करें तो अच्छा, पहले चलिए ये समझने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर करवा देती हूँ कि आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि हमारा जो टेंस होता है यानी कि समय, जिसे हम समय बोलते हैं यानी कि टाइम के कितने कैटेगरी होते हैं? टाइम के कितने कैटेगरी होते हैं? 3 कैटेगरीज होते हैं। क्या क्या होते हैं? ये मैं आपको टेंस नहीं सिखा रही हूँ, ठीक है? आप ये मत सोचिएगा मैम टेंस सिखा रही, मैं आपको टेंस नहीं, मैं आपको कुछ क्लियर करवाना चाहती हूँ। वो देख लीजिए, हमारा प्रेजेंट होता है टाइम हमारा, एक तो हमारा प्रेजेंट जिसे वर्तमान काल कहते हैं, सेकंड होता है पास्ट यानी कि भूतकाल, और थर्ड होता है फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। ये तो हम सब जानते हैं कि ये हमारा 3 टाइम होता है, ठीक है? जिसमें से प्रेजेंट के भी 2 कैटेगरी होते हैं, यानी कि प्रेजेंट में भी हम 2 टाइप के सेंटेंसेस को बनाते हैं। एक सेंटेंसेस हमारा टेंसेस के हिसाब से बन जाता है, यानी कि हम टेंसेस की हेल्प से ये जानते हैं कि कोई काम कितना हुआ है, हो रहा है या किसी समय से चल रहा है, यही हम पता करते हैं। और दूसरे टाइप का सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। दूसरे टाइप का सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस, जो कि सिंपल सेंटेंस आपका स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब आपकी पोजीशन क्या है, आप कहाँ हो, ये शो करता है। क्या आपका सिंपल सेंटेंस शो करता है। इसी तरह से पास्ट के भी होते हैं, इसी तरह से फ्यूचर के भी होते हैं। ये तो आपको क्लियर होगा। तो मैं आज आपको टेंसेस के बारे में कुछ नहीं करवाने वाली हूँ, ना ही मैं सिंपल सेंटेंसेस को आपको करवाने वाली हूँ। सिंपल सेंटेंस आपको पता है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, ये तो आपको पता है कि सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, ठीक है? लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिंपल सेंटेंसेस का यूज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कैसे करेंगे। हम तो ये जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस में या फिर नाउन लास्ट में हम सब्जेक्ट यूज करते, सब्जेक्ट इज एम आर या फिर नाउन प्रोनाउन का यूज करते हैं, है ना? लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसी के स्टेट ऑफ बीइंग को आप बताओगे उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कैसे लगती है, चलिए वो देखते हैं। वही आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है। आप देख लीजिए, जैसे मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूं, तो मेरी पोजीशन क्या है? ट्रैफिक में फंसा होना। तो ये तो मेरी पोजीशन मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, मेरी पोजीशन है। लेकिन यहाँ पे फंसना आपका एक्शन भी हो रहा है, समझ गए? इसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वो कपड़े धुले हुए हैं, तो वो जो कपड़े हैं उसकी पोजीशन क्या है? धुल जाना, है ना? धुल गया है, यानी कि कोई काम खत्म हो गया। ये जो वो कपड़े हैं ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर आप इसकी पोजीशन को दिखा रहे हो। वो कपड़े जो है धुले हुए हैं, या ना ही आपका पेसिव है, ना ही आपका टेंसेस का कोई सेंटेंस है। ये आपका सिंपल सेंटेंस है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बना होगा। ये किसी की स्टेट ऑफ बीइंग को बताएंगे, प्लस उसमें एक्शन को भी शो करेंगे, तो वो एक्शन के लिए आपको लगाने होंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कवर करने वाले हैं इज एम आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंपल वाले सेंटेंस के लिए। प्लस हम और क्या सीखने वाले हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ टू लगा देते, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते, तो इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। पहले इज एम आर के साथ भी टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। वॉज वर, हैज हैव, हैड, विल या वुड हैव टू, could have to, could have had to, should have to, having to, able या फिर about to, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये भी हम क्लियर करने वाले। तो वीडियो में बहुत कुछ आप सीख कर जाने वाले हो। ये तो आप फर्स्ट टाइम कवर करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंसेस बनाना जरूर सीखिएगा, वरना आप इंग्लिश बोलते वक्त ना बिल्कुल अटक जाओगे। तो ये सीखना ज़रूरी है। साथ में ये, इससे आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हो, इन हेल्पिंग वर्ब से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हो,
ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इज एम आर वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ करते हैं, वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाएंगे। ओके, सो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। जिन लोगों जो जुड़ गए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे तो उन लोगों के पास भी ये वीडियो चला जाएगा, वो भी सीख पाएंगे। बहुत ही नई चीज़ हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये तो हमें पता है कि हम इज एम आर वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली क्लास करने वाले हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि आपको वर्ब आने चाहिए, तभी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर पाओगे। ठीक है, तो वर्ब्स की वीडियो तो मैं पहले ही ला चुकी हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं, मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, तो मेरी पोजीशन क्या है, मेरी पोजीशन है मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, ये मेरी पोजीशन है, मेरी अवस्था है। तो अवस्था ही हमारा कौन बताता है, अवस्था ही हमारा इज एम आर से हम बता लेते हैं, है ना। सिंपल सेंटेंसेस में तो यही करते हैं कि इज एम आर या वॉज वर्ब रहता है तो हम अपनी अवस्था, अपनी पोजीशन को शो कर लेते हैं। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का माजरा क्या है ये देखिए, मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ यानी कि ट्रैफिक पहले ही लग चुका था, अभी भी वो काम चल रहा है ना। फंसी हुई हूँ मतलब खत्म भी हो गया है और चल भी रहा है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। ठीक है, बस आप ये सोच लीजिए कि ये सेंटेंसेस आपका स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, लेकिन इनमें एक्शन भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वर्ब क्या है वो जान लेते हैं, तभी तो हम सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे एक्शन आपका हो रहा फंसना, फंसना या फिर अटक जाना। ट्रैफिक में आप अटक गए हो या फिर फंस गए हो, तो उसके लिए हम यूज करते। देखिए फंसना टू टाइप के होते हैं, एक आप किसी की बातों में फंस गए हो वो अलग हो गया, या आप ट्रैफिक में फंस रहे हो यानी कि अटक रहे हो, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टक का। ओके, स्टक ये हमारा वर्ब है। अगर इसके सेकेंड फॉर्म की बात करें तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्टक और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा स्टक। ओके, तो यही इसके वर्ब्स हैं। मैं सबके वर्ब्स के फॉर्म भी आपको बताते हुए चलूंगी, तो आप इसकी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ बस सीखते हुए चलो। ठीक है, सेंटेंसेस को मैं एक सेंटेंस बना के बता दूंगी ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, मैं के लिए क्या यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, एम का यूज कर देंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि स्टक का यूज करेंगे। आई एम स्टक इन ट्रैफिक, इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ। सेंटेंस आपका बिल्कुल सिंपल बनेगा, सिंपल सेंटेंस जैसे बनता है ना वैसे ही बनेगा, बस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, वो कपड़े धुले हुए हैं, मतलब बहुत सारे कपड़े वहां रखे हुए हैं, तो आप इशारा करते हुए बताते हो ना वो कपड़े धुले हुए हैं, तो वो के लिए क्या लगाया जाता है, दोज लगाया जाता है। जब बहुत सारे कपड़े होते हैं और कहीं दूर रखे होते हैं, आप इशारा करके बताते हो तो उसके लिए दोज का यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर धुलने का काम हो रहा है, धुलना को हम क्या बोलते हैं, धुलना को हम वॉश बोलते हैं। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है, सेकेंड फॉर्म वॉश्ड हो जाती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड हो जाती है। ओके, तो ये कपड़े धुले हुए, आप फटाफट बनाते हुए दोज क्लोथ्स, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। दोज क्लोथ्स, बहुत सारे कपड़े हैं तो आर का यूज करेंगे, प्लूरल हो गया। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वॉज्ड है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज्ड का यूज कर दिए। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का यूज हम नहीं किए। हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, वो कपड़े धुले हुए हैं, दोज क्लोथ्स आर वॉश्ड। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसकी आप स्टेट ऑफ बीइंग बताओगे और उसमें कोई एक्शन हो रहा, तो उन एक्शन के लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। तो अब जहां भी आपको ये सेंटेंस बताना होगा कि वो कपड़े धुले हुए हैं, वो मेज साफ की हुई है, तो ये सारे सेंटेंसेस के लिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना इज एम आर के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पैसा चुराया हुआ है, आप बोल रहे ये पैसा की जो पोजीशन है ना, अवस्था जो है, ये चुराया हुआ पैसा है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, चुराना। यहाँ पर एक्शन हो रहा है, तो चुराना को क्या बोला जाता है, चुराना को बोला जाता है स्टील। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है स्टोल, और इसके थर्ड फॉर्म की बात करेंगे, इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है स्टोलन। स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। ओके, अब चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। ये चुराया हुआ पैसा है। ओके, तो हम बोलेंगे these are stolen money।
दीज आर स्टॉलन मनी। अब देखिए ये सेंटेंसेस को आप इस तरीके से भी बना सकते थे। मान लो ये सेंटेंस आप इस तरह बोलते, ये पैसा चुराया हुआ है, बात तो एक ही रहता ना, ये चुराया हुआ पैसा है या यह पैसा चुराया हुआ है, बात एक ही है, लेकिन सेंटेंस थोड़ा सा पलट जाएगा। अगर आप बोलते हो ये चुराया हुआ पैसा है तो दीज आर स्टोलन मनी बोल सकते हो, लेकिन अगर आप बोलोगे ये पैसा चुराया हुआ है तो ये पैसा एक साथ आ जा रहा, तो हम बोलेंगे दीज मनी, these money are stolen। इस तरह से आप यूज करोगे। ओके, इस तरह से आप यूज करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप अपने ख्यालों में खोए हुए हो। आपकी पोजीशन क्या है? खोना, है ना। तो आप अपने ख्यालों में खोए हुए हो, तो खोना यानी कि लॉस, है ना। और इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? लॉस्ट। और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? लॉस्ट, है। अब देखिए, आप अपने ख्यालों में खोए हुए हो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप यानी कि यू। हम बोलेंगे यू आर लॉस्ट, यू आर लॉस्ट इन योर थॉट, इन योर थॉट। ख्याल यानी कि मन, है ना, थॉट। तो हम बोलेंगे थॉट। हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया यू आर लॉस्ट इन योर थॉट्स, आप अपने ख्यालों में खोए हुए हो, ठीक है। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और सेंटेंसेस लेते हैं क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस आप अक्सर बोलते हो, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, अभी मैं आपको बता रही हूँ तब आपको याद आया होगा, आपने कभी ध्यान नहीं हो दिया होगा कि ऐसे सेंटेंसेस को आके बनाते कैसे हैं। तो अब से आप ध्यान दीजिएगा कैसे इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है, और अब से आप करेक्ट इंग्लिश बोलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा सेंटेंसेस दे रही हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, ठीक है, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है पार्टी खराब हो गई है। पार्टी की पोजीशन क्या है? खराब हो जाना। ओके, खराब हो गई है। तो पार्टी खराब हो जाना या कमरा खराब हो जाना, बिखरा उखरा होना, तो यहाँ पर मैस का यूज करते हैं, ठीक है। मैस, मैसअप, मैसअप का यूज करते हैं। अगर इसके सेकेंड फॉर्म की बात करो, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है मैस्ड अप, और थर्ड फॉर्म भी हो जाते हैं मैस्ड अप। ओके, ये इसके फॉर्म्स हैं। तो पार्टी खराब हो गई है, तो खराब के लिए बैड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर एक्शन हो रहा खराब होना, यानी कि मेस्ड अप। ओके, तो पार्टी खराब हो गई है, हम बोलेंगे द पार्टी, प्रेजेंट है, इज का यूज करेंगे, द पार्टी इज मेस्ड अप। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेस्ड अप, द पार्टी इज मेस्ड अप, पार्टी खराब हो गई है। नेक्स्ट, फल सड़ा हुआ था। फल की पोजीशन क्या है? सड़ा होना। तो सड़ा होना यानी कि रोटेन। ओके, तो जैसे फल सड़ा हुआ था, इस सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे द फ्रूट, द फ्रूट, यहाँ पर पास्ट की बात करें, वॉज का यूज करेंगे, द फ्रूट वॉज रोटेन। फ्रूट सड़ा हुआ था, द फ्रूट वॉज रोटेन। नेक्स्ट है खाना पका हुआ था। खाना पका हुआ था, खाना की पोजीशन क्या है? पका होना। ओके, तो हम बोलेंगे फूड, खाना पका हुआ था, फूड वॉज, पास्ट है ना इसलिए वॉज का यूज किए, फूड वॉज कुक्ड। कुक्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। फर्स्ट फॉर्म कुक, हमारा फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ये फर्स्ट फॉर्म दिखा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म कुक होता है, और सेकेंड फॉर्म भी कुक्ड होता है, और थर्ड फॉर्म तो आपको पता है कि कुक्ड ही होता है। ओके, फूड वॉज कुक्ड मतलब खाना बना हुआ था। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट सेंटेंस इज शर्ट धुली हुई थी। शर्ट धुली हुई थी, शर्ट की पोजीशन क्या है? धुल जाना। ओके, तो शर्ट धुली हुई थी, हम क्या बोलेंगे? धुलना यानी कि वॉश्ड, मैंने पहले आपको बताया, धोना यानी कि वॉश, उसका सेकेंड फॉर्म वॉश्ड, उसका थर्ड फॉर्म वॉश्ड। ओके, तो हम बोलेंगे शर्ट इज वॉश्ड, शर्ट इज वॉश्ड, शर्ट धुली हुई है। ओके, तो ये हमारा इज़-एम-आर का अफर्मेटिव वाला सेंटेंसेस था। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आई होप आपको समझ में आ गए कैसे आपको सेंटेंसेस बनाना है। एक बार कमेंट में बता दीजिए आपको समझ में आ गए ना अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर इज़-एम-आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो वो हमारा सेंटेंसेस हमारे स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोलते हो कि कमरा बिखरा हुआ था, तो कमरा की पोजीशन आप बता रहे हो बिखरा होना, है ना। कमरा बिखरा हुआ था, वहाँ मेज पर कुछ गिरा हुआ था,
तो उसकी पोजीशन बता रहे हो। तो यहाँ पर एज ए पोजीशन अगर आप बताओगे तो आप सिंपल वाले सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। ओके, चलिए अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए। देखिए अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बना लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बना लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको यही चीज़ समझाना चाहती थी कि सिंपल वाले सेंटेंसेस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ओके, बस यही समझाना चाहती थी। हो गया। नेगेटिव देखिए, सेब खाया हुआ था। सेब की पोजीशन क्या है? खाया हुआ, है ना। सेब खाया हुआ था, तो हम सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे एप्पल is not eaten. Apple is not eaten. सेब खाया हुआ था, apple is not eaten. सॉरी, नहीं खाया हुआ था, apple is not eaten. नेक्स्ट है पानी जमा हुआ नहीं है। पानी जमा हुआ नहीं है, उसकी पोजीशन जमा होना नहीं है, तो हम इन सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे water is not. Water is not फ्रोजन। फ्रोजन, ठीक है। फ्रीज, फ्रॉज, फ्रोजन। ईट, एट, ईटन। ओके, इसके फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट है जीन्स फटी हुई नहीं है, उसकी पोजीशन क्या है? फटा नहीं होना। ओके, तो जीन्स फटी हुई नहीं है, इन सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे जीन्स आर नॉट टॉर्न। टॉर्न, ओके। इसकी फर्स्ट फॉर्म टीयर, सेकेंड फॉर्म टॉर और थर्ड फॉर्म टॉर्न, याद रखिएगा। टीयर, टॉर, टॉर्न। जीन्स आर नॉट टॉर्न, जीन्स फटी हुई नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मैं बदला हुआ नहीं हूँ, मतलब आप आगे से कोई पर्सन, भाई तुम कितना बदल गए हो, तो आप अपनी पोजीशन बता रहे कि भाई मैं बदला हुआ नहीं हूँ, है ना। तो आप इस सेंटेंसेस को बता सकते हो आई एम नॉट। आई एम नॉट बदलना यानी कि चेंज, चेंज का सेकेंड फॉर्म चेंज्ड और थर्ड फॉर्म भी चेंज्ड। ओके, सो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया आई एम नॉट चेंज्ड, मैं बदला हुआ नहीं हूँ। नेक्स्ट है फूल टूटा हुआ नहीं है, उसकी पोजीशन टूटा हुआ नहीं है। ओके, तो फूल टूटा हुआ नहीं है, हम बोलेंगे द फ्लावर। द फ्लावर इज नॉट। द फ्लावर इज नॉट। तोड़ना, फूल तोड़ना यानी कि प्लग। देखिए फूल तोड़ना यानी कि प्लग, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है प्लग्ड और इसके थर्ड फॉर्म भी होते हैं प्लग्ड। ओके, सो हमारा सेंटेंस है द फ्लावर इज नॉट प्लग्ड, फूल टूटा हुआ नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस इज खाना नहीं परोसा हुआ है। खाना की पोजीशन क्या है? नहीं परोसा हुआ, तो खाना परोसा हुआ नहीं है, आप बोल सकते हो फूड इज नॉट। फूड इज नॉट, परोसना को बोला जाता है सर्व, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है सर्व्ड और इसका थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाता है? सर्व्ड। फूड इज नॉट सर्व्ड, खाना परोसा हुआ नहीं है। तो ये आपके थे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हम लोगों ने इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को भी बनाना सीख लिया, है ना। अब बच गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैं आपको सारे सेंटेंसेस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको कोई सा भी सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी अफर्मेटिव, कभी नेगेटिव और कभी इंट्रोगेटिव, तो आपको सभी टाइप के सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। चलिए, तो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना देखते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस है क्या घर सजा हुआ है। क्या घर सजा हुआ है, आप किसी से पूछ रहे हो कि घर की जो पोजीशन है क्या सजा हुआ है। ओके, तो आप इन सेंटेंसेस को घर यानी कि हाउस, हाउस आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, तो हम बोलेंगे इज द हाउस। इज द हाउस। सजाना यानी कि डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। ओके, याद रखिएगा। तो इज द हाउस डेकोरेटेड, घर सजा हुआ, क्या घर सजा हुआ है, इज द हाउस डेकोरेटेड। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या दूध उबला हुआ है। दूध की जो पोजीशन क्या है? उबला हुआ है, ये आप पूछना चाहते हो। दूध यानी कि मिल्क, मिल्क आपका क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, उसे काउंट नहीं कर सकते। जिस वस्तु को आप काउंट नहीं कर सकते उसे सिंगुलर में ही रखा जाता है, ठीक है। तो मिल्क आप काउंट नहीं कर सकते, सिंगुलर में रखेंगे, हम बोलेंगे इज द मिल्क। इज द मिल्क। उबलना को क्या बोला जाता है?
उबलना को बॉयल बोला जाता है, बॉयल का सेकेंड फॉर्म बॉइल्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी बॉइल्ड होता है। सो हमारा सेंटेंस हो गया इज द मिल्क बॉइल्ड, क्या दूध उबला हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या फोन चार्ज किया हुआ है, मतलब फोन की पोजीशन क्या है, चार्ज किया हुआ है। तो चार्ज होना यानी कि चार्ज आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसका सेकेंड फॉर्म चार्ज्ड और थर्ड फॉर्म भी चार्ज्ड। तो फोन यानी कि सिंगुलर है तो इसका यूज करेंगे, हम बोलेंगे इज द फोन, इज द फोन चार्ज्ड, इज द फोन चार्ज्ड, क्या फोन चार्ज किया हुआ है, इज द फोन चार्ज्ड। ओके। नेक्स्ट, क्या नोट फटा हुआ है, क्या नोट फटा हुआ है, नोट की जो पोजीशन है क्या फटा होना है। तो मैंने आपको बताया कि फटा होना यानी कि टेयर, सेकेंड फॉर्म टोर, थर्ड फॉर्म टॉर्न। तो क्या नोट फटा हुआ है, नोट को आप नोट आपका सिंगुलर हो गया तो हम बोलेंगे इज द नोट, इज द नोट टॉर्न, इज द नोट टॉर्न, क्या नोट फटा हुआ है, इज द नोट टॉर्न। नेक्स्ट, क्या शहर जगमगाया हुआ है, शहर की पोजीशन क्या है, जगमगाया हुआ। तो क्या शहर जगमगाया हुआ है तो हम बोलेंगे इज द सिटी, इज द सिटी लाइट अप, इज द सिटी लाइट अप। देखिए इसके फर्स्ट फॉर्म भी लाइट होगा, सेकेंड फॉर्म भी लाइट और थर्ड फॉर्म भी लाइट। ओके, सेम होंगे। नेक्स्ट, क्या शेर मरा हुआ है, मतलब यहाँ जो शेर पड़ा हुआ है क्या शेर मरा हुआ है, उसकी पोजीशन क्या है, मरना। ओके, तो ये सेंटेंसेस को आप बोलोगे इज द लायन, इज द लायन डेड, इज द लायन डेड, क्या शेर मरा हुआ है, इज द लायन डेड। तो ये आपके थे इंट्रोगेटिव, ये हमारे सारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस थे। अगर WH फैमिली वर्ड्स आते हैं तो आपको सिंपल यहाँ WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ कर देना है, बाकी सारे सिंपल सेंटेंस बनेंगे। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गए। तो हम लोगों ने अभी तक क्या कवर किया, हम लोगों ने इज एम-आर वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के कॉन्सेप्ट को कर लिया है क्लियर, ये हमारे क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के कॉन्सेप्ट में, जिसे हम वन बाय वन इन सारे यूजेस को कवर करेंगे। सारे यूजेस मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब चलिए इसे क्लियर करते हैं। यही सब से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करोगे तो एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे, बिलीव मी। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट में हम बात करें, ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं होने वाला है, बस जितना दिया है आप मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। पहला है आपका इज एम-आर प्लस टू, और याद रखिएगा जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब में आपका टू आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद अगर आपका टू आ जाता है तो टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब की आती है पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे उसे आज आपसे मिलना है, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या है, करना है, मतलब मुझे जाना है, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे वीडियो देखनी है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मुझे आपको पढ़ानी है, मतलब अपनी मर्जी से मुझे ये काम करना है ना। किसी का फोर्स नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, मुझे अपनी मर्जी से टीवी देखना है, मुझे अपनी मर्जी से आपको पढ़ाना है, तो मेरी मर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इज एम-आर के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसे आज आपसे मिलना है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, किसी बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे, किसी गर्ल की बात करेंगे तो सी का यूज करेंगे, राइट। और दोनों के साथ क्या यूज होता है, इज का यूज होता है। इज टू मिलना यानी कि मीट यू टुडे। ओके, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है। सब्जेक्ट इज एम-आर आपका जो भी जिसके अकॉर्डिंग आएगा इज एम-आर यूज कीजिएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपके अदर वर्ड्स जो बच जाते हैं, ठीक है। तो ही इज टू मीट यू टुडे या फिर सी इज टू मीट यू टुडे। ओके, नेक्स्ट है मुझे उससे एक सवाल पूछना है, मुझे उससे एक सवाल पूछना है, तो मुझे के लिए क्या यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे। आई के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, एम का यूज होता है। आई एम टू, यहाँ पर पूछने का एक्शन हो रहा है यानी कि आस्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आस्क हिम दीज क्वेश्चन, ये सवाल यानी कि दीज क्वेश्चन। तो हमारा सेंटेंस हो गया मुझे उससे ये सवाल पूछना है, आई एम टू आस्क हिम दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों को मैच जीतना है,
हमारी मर्जी है मैच जीतना, हम लोगों को मैच जीतना है। ओके, तो हम बोलेंगे वी आर टू विन द मैच, वी आर टू विन द मैच, हम लोगों को मैच जीतना है, वी आर टू विन द मैच। ओके, नेक्स्ट है रोहन को अंग्रेजी सीखना है। रोहन की मर्जी है अंग्रेजी सीखना, तो रोहन को अंग्रेजी सीखना है, हम बोलेंगे रोहन इज टू लर्न इंग्लिश, रोहन इज टू लर्न इंग्लिश, रोहन को इंग्लिश सीखना है। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके इज़-एम-आर के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करो, यानी कि कोई काम अपनी मर्जी से आप कर रहे हो, किसी का दबाव फोर्स नहीं है, आप अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो बात कर लिए हम लोगों ने प्रेजेंट की। अब इसी का अगर हम पास्ट देखें तो पास्ट कैसे बनेगा, मतलब करना था अपनी मर्जी से, मुझे वहाँ जाना था, मुझे आपसे मिलना था, मुझे आपसे बात करनी थी, पास्ट में। तो सेम आपका स्ट्रक्चर रहेगा, बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, बस आपका पास्ट है तो वॉज वर्ड लग जाएगा। जैसे उन्हें सुबह में मीटिंग अटेंड करनी थी, तो उनकी मर्जी से थी, है ना, तो उन्हें सुबह में मीटिंग अटेंड करनी थी, तो हम बोलेंगे उन्हें, यानी कि दे वर टू अटेंड द मीटिंग इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ हमेशा इन का यूज होता है, इन द मॉर्निंग। सो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया दे वर टू अटेंड द मीटिंग इन द मॉर्निंग, उन्हें सुबह में मीटिंग अटेंड करनी थी। ओके, नेक्स्ट है हमें आने से पहले आपको कॉल करना था, हमें आने से पहले आपको कॉल करना था, इसे हम कैसे बोलेंगे, मतलब हमारी मर्जी थी, है ना, हम अपनी मर्जी से आपको कॉल करेंगे, जबरदस्ती क्या है ना। तो हमें हमें आने से पहले आपको कॉल करना था, हम बोलेंगे हमें, यानी कि वी बोलेंगे वी वर टू कॉल यू, हमें आपको कॉल करना था आने से पहले, यानी कि बिफोर, और बिफोर आपका एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है, कमिंग। तो यहाँ तक आपका सिंपल सेंटेंस बनेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ से आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो बिफोर आपका प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है, कोई एक्शन आता है, तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। तो वी वर टू कॉल यू बिफोर कमिंग, हमें आने से पहले आपको कॉल करना था। नेक्स्ट है मुझे आपसे मिलना था, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई वॉज टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना था, आई वॉज टू मीट यू। ओके, नेक्स्ट देखिए उसे कमरा साफ करना था, उसकी मर्जी थी, पास्ट में उसे कमरा साफ करना था, तो हम बोलेंगे, मान लो गर्ल की बात कर रहे, ठीक है, तो हम बोलेंगे शी वॉज टू क्लीन द रूम, उसे कमरा साफ करना था, सी वॉज टू क्लीन द रूम। अगर बॉय की बात करेंगे तो ही वॉज टू क्लीन द रूम, बात एक ही है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। प्रेजेंट में इज-एम-आर टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि अपनी मर्जी से कोई काम करना है, और पास्ट में वॉज वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पास्ट में कोई काम अपनी मर्जी से करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो गाइस नेक्स्ट अब है हैज हैव के साथ टू का यूज करेंगे। यहाँ पे टू का यूज हो रहा है, यानी कि आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना, और हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगा, जरूर करना है या पढ़ता है। मतलब अगर आप इन सेंटेंसेस में कोई सा भी सेंटेंस में हैज हैव के साथ टू यूज कर दे रहे हो और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आप आंख बंद करके सोच लेना कि ये सेंटेंसेस में मजबूरी का साउंड आ रहा, ये सेंटेंसेस में मजबूरी है, ज़रूर करना है, मुझे आपसे ज़रूर मिलना है, यानी कि मेरी मजबूरी है, मम्मी ने डांटा है, बोला है कि उससे आज मिल के ही आना, तो मुझे आपसे मिलना है या फिर मुझे आपसे मिलना पड़ता है, यह मेरी मर्जी नहीं है, मेरी मजबूरी सो कर है। ठीक है, जैसे उसे किसी भी हालात में आपसे बात करना पड़ता है, मतलब वो करना नहीं चाहता है लेकिन उसे आपसे बात करना पड़ता है किसी भी हालात में, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे he has to
टॉक टू यू, ही हैज़ टू टॉक टू यू। अब किसी भी हालात के लिए दो वर्ड है आपके पास, एक तो आप एनी हाउ का यूज़ कर सकते हो या फिर एट एनी कॉस्ट का यूज़ कर सकते हो। ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, मैंने स्ट्रक्चर वाले वीडियो में आपको कवर करवाया था। तो आप बोल सकते हो ही हैज़ टू टॉक टू यू एनी हाउ या फिर ही हैज़ टू टॉक टू यू एट एनी कॉस्ट, मतलब उसे किसी भी हालात में आपसे बात करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, मुझे कारण का पता ज़रूर लगाना है। अब ज़रूरी नहीं है, ज़रूर देखकर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं मस्ट का यूज़ कर दे। नहीं, आप मस्ट का यूज़ कर सकते हो, ज़रूर के लिए मस्ट का यूज़ होता है, लेकिन मैंने बोला है कि कोई सा भी सेंटेंस आप बोलोगे ना, तो सेंटेंस आपके बोलने पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, सब कुछ आपके बोलने पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हो। अगर आप अपने सेंटेंस में शॉर्टी का दिखा रहे हो, जैसे मुझे ज़रूर जाना है, मुझे उससे मिलना है, तो यहाँ पे आपकी मर्जी है लेकिन फिर भी आप उसमें ज़रूर का यूज़ कर रहे हो, मतलब वहाँ मस्ट का यूज़ होगा। लेकिन ये सेंटेंसेस में मेरी मजबूरी है, मुझे कारण का पता ज़रूर लगाना है। मतलब मान लो कोई गलती हो गई है, कोई दूसरा कोई कुछ कांच का, मान लो आपके भाई ने कांच का गिलास तोड़ दिया, अब मम्मी ने आपको देखा कि आप वहाँ पर खड़े हो, तो आप पे इल्ज़ाम लग गया कि आपने ही तोड़ा। अब आपने ठान लिया कि मुझे किसी भी हालात में ये कारण का पता लगाना है। तो यहाँ पर आप लगाना मतलब लगाना नहीं चाहते थे, आप तो इन सारे मामले से दूर रहना चाहते थे, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको ये काम करना है, ज़रूर करना है, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो हैज़ हैव टू। याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपकी मजबूरी है, ज़रूर भले ही आप लगा रहे हो लेकिन यहाँ पर आपकी मजबूरी शो कर रही है, तो हैज़ हैव के साथ टू लगाना। अगर आपकी मर्जी शो करेगी और ज़रूर आएगा तो मस्ट का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये सब ध्यान रखिएगा। मुझे कारण का पता ज़रूर लगाना है, तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो, आई हैव टू, I have to find out. I have to find out the reason. तो हमारा सेंटेंस हो गया, I have to find out the reason. मुझे कारण का पता ज़रूर लगाना है। ओके, नेक्स्ट है, मुझे खाना बनाना पड़ता है। अब मतलब मैं बनाना नहीं चाहती लेकिन मुझे खाना बनाना पड़ता है, मेरी मजबूरी शो कर रहा है। ठीक है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो हम बोलेंगे I have to. I have to cook food. I have to cook food. मुझे खाना बनाना पड़ता है, I have to cook food. नेक्स्ट है, रोहन को उस कंपनी में काम ज़रूर करना है। रोहन को उस कंपनी में काम ज़रूर करना है, तो हम इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, रोहन हैज़ टू, रोहन हैज़ टू वर्क इन दिस कंपनी। तो यहाँ पे मान लो रोहन उस कंपनी में काम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया कि भाई तुम्हें उसी कंपनी में काम करना है, तो अब तो रोहन की मजबूरी होगी, राम को उस कंपनी में ज़रूर काम करना है क्योंकि उसके पेरेंट्स का प्रेशर है उस पर। ओके, तो ये सारे सिचुएशन आपको याद रखने हैं। तो ये आपको समझ में आ गया ना, हैज़ आपका टू यूज़ करना है कब, ज़रूर करना है या करना पड़ता है। ओके, जब इसका पास्ट का आप बनाओगे, मतलब पास्ट में ज़रूर करना था या करना पड़ता था या करना पड़ा, ऐसा कोई सेंटेंस आ जाएगा। जैसे मजबूरी, पास्ट में मजबूरी, भाई मुझे उससे मिलना पड़ा, मुझे आज स्कूल जाना पड़ा, मैं जाना नहीं चाहती थी लेकिन मम्मी ने मारा पीटा तो मुझे आज स्कूल जाना पड़ा, या फिर मुझे ज़रूर उससे मिलना, मुझे ज़रूर ये काम करना पड़ा, या मैं ज़रूर ये काम, मुझे ज़रूर ये काम करना था, तो ज़रूर लगा दिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि मस्ट का यूज़ कर देंगे, आपके सेंटेंसेस में कंपल्सन है तो आप हैड टू का यूज़ करोगे पास्ट के लिए। ओके, तो जैसे कि आज जैसा हमारा सेंटेंस है, मुझे आज आपको ज़रूर कॉल करना था। अब बॉस ने कहा है कि उसे ज़रूर कॉल करना, तो अब आपको उसे ज़रूर कॉल करना था, तो आप बोलोगे आई हैड टू कॉल हिम टुडे, आई हैड टू कॉल हिम टुडे। मुझे आज आपको ज़रूर कॉल करना था, आई हैड टू कॉल हिम टुडे। अच्छा, यहाँ पर आपको है ना, तो यू लगाएंगे, यू। तो हमारा सेंटेंस है, आई हैड टू कॉल यू टुडे, मुझे आज आपको कॉल करना था। ओके, नेक्स्ट देखिए, रोहन को स्कूल जाना पड़ा। तो यहाँ पर रोहन की मजबूरी है, रोहन स्कूल जाना नहीं चाहता था लेकिन रोहन को स्कूल जाना पड़ा, तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे,
रोहन had to. रोहन had to go to school. Go to school. रोहन को स्कूल जाना पड़ा. रोहन had to go to school. ओके मतलब रोहन की मजबूरी थी स्कूल जाना. नेक्स्ट, रवि को अंग्रेजी सीखना पड़ता था. मतलब रवि अंग्रेजी सीखना नहीं चाहता था लेकिन रवि को अंग्रेजी सीखना पड़ता था. तो ये सेंटेंसेस क्या हो जाएगा हमारा? हम बोलेंगे रवि हैड टू लर्न इंग्लिश. हमारा सेंटेंस हो गया रवि हैड टू लर्न इंग्लिश. रवि को अंग्रेजी सीखना पड़ता था. नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे एक कैमरा खरीदना पड़ा. अब मैं खरीदना नहीं चाहती थी लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि मुझे कैमरा खरीदना पड़ा. तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई हैड टू बाय अ कैमरा. आई हैड टू बाय अ कैमरा. मुझे एक कैमरा खरीदना पड़ा. तो याद रखिएगा प्रेजेंट में अगर आपका कंपल्सन शो करता है तो वहाँ हैज़ हैव के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर आपका पास्ट में कंपल्सन शो करता है तो हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका विल हैव टू या वुड हैव टू. बात एक ही है, विल हैव टू या वुड हैव टू. इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? अगर आप विल हैव टू की बात करें, ठीक है, विल हैव टू की बात करते हिंदी क्या होगा? करना होगा या करना पड़ेगा. विल हैव टू इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको करवाया था ना, लाइव क्लासेस में जब मैं विल और वुड के डिफरेंस करवा रही थी तब मैंने ये कवर करवाया था. लेकिन आप ध्यान दीजिए विल हैव टू का मतलब होगा करना होगा या करना पड़ेगा. लेकिन अगर वुड हैव टू का यूज करते हो तो करना होता या करना पड़ता. है नहीं यहाँ पर लगाए, पड़ता है नहीं लगाए, सिर्फ पड़ता. ओके ताते थी पे खत्म हो जा रहा, है नहीं लगा रहे. ठीक है, अगर है लगा देंगे तो वहाँ हैज हैव का यूज हो जाएगा लेकिन हैज नहीं लगाएंगे हम. ओके तो हमारा सेंटेंस है मुझे आज आपसे मिलना पड़ेगा. अब पड़ेगा बोल दिए, मुझे आपसे मिलना पड़ेगा. तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे आई विल हैव टू मीट यू टुडे. हमारा सेंटेंस हो गया आई विल हैव टू मीट यू टुडे. मुझे आज आपसे मिलना पड़ेगा या फिर मिलना होगा. ओके बात एक ही है, होगा आएगा या पड़ेगा. अगर आपकी मजबूरी शो करते हैं, यहाँ भी आपका मजबूरी शो कर रहा है. विल हैव टू जहाँ आप लगाते हो यहाँ भी आपका मजबूरी शो करता है कि मुझे उससे मिलना पड़ता है या फिर मुझे उससे मिलना होगा. ठीक है, मुझे उससे मिलना पड़ेगा या फिर मुझे उससे मिलना होगा. यहाँ अगर आपका कंपल्सन शो करता है तो आप विल हैव टू का ही यूज कीजिएगा. तुम्हें एक पत्र लिखना होगा, तो यहाँ पर अब आप लिखना नहीं चाहते, आपको पत्र लिखना पसंद नहीं है. अब मम्मी ने दबाव डाला कि तुम्हें एक पत्र लिखना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा, मजबूरी है. तो हम बोलेंगे यू विल हैव टू राइट लेटर. हमारा सेंटेंस हो गया यू विल हैव टू राइट अ लेटर. तुम्हें एक पत्र लिखना होगा. नेक्स्ट है आपको स्कूल आना पड़ता. ता पे खत्म हो जा रहा है नहीं आ रहा, इसमें ता पे आपका सेंटेंस खत्म हो जा रहा है यानी कि वुड हैव टू का यूज करेंगे. आपको स्कूल आना पड़ता, लेकिन मान लो कुछ ऐसा कारण हो गया जिससे आपको स्कूल आना पड़ा ही नहीं, है ना. पड़ता पॉसिबिलिटी है, आपको स्कूल आना पड़ता पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं तो वुड हैव टू का यूज करेंगे. क्योंकि मैंने आपको क्लियर करवाया था कि अगर आपके सेंटेंसेस में कोई काम निश्चित है तो वहाँ टेंस को फॉलो करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे हम मॉडल्स को फॉलो करेंगे. तो आपको स्कूल आना पड़ता पॉसिबिलिटी है इसकी. आना पड़ेगा या पड़ता होगा ऐसा हम नहीं बोल रहे, हम सिर्फ इतना बोलते कि आना पड़ता, लेकिन आना पड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो आपको स्कूल आना पड़ता तो हम बोलेंगे यू वुड हैव टू कम टू स्कूल. आपको स्कूल आना पड़ता. नेक्स्ट मुझे आपको कॉल करना होता. मुझे आपको कॉल करना पड़ता या मुझे आपसे कॉल करना होता. याद रखिएगा जब भी आपका हिंदी वाला सेंटेंस ताते थी पे खत्म हो जाता है यानी कि उसमें वुड का यूज होगा ही. ठीक है, तो मुझे आपको कॉल करना होता तो हम बोलते आई वुड हैव टू कॉल यू. मुझे आपको कॉल करना पड़ता, आई वुड हैव टू कॉल यू.
ओके तो ये आपके विल हैव टू और वुड हैव टू के कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए अब हमारा वुड हैव टू के साथ वर्ब की वुड हैव टू के साथ टू और टू के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि करना पड़ता होता या करना पड़ा होता। भाई तुमने अगर मुझे नहीं बचाया होता तो मुझे ये काम करना पड़ा होता। मान लो आप चुपके चुपके खेलने के लिए निकल रहे थे, अब आपकी मम्मी ने आपको देख लिया, अब मम्मी ने आपको डांटा और बोला कि चलो पढ़ो, लेकिन उसी बीच आपका फ्रेंड आ गया और आपका फ्रेंड ने बोला कि चल भाई थोड़ा देर घूमने चलते हैं। अब आपकी मम्मी ने आपका फ्रेंड का बात मान ली, आपकी फ्रेंड को मना नहीं कर पाई आपकी मम्मी और आपको खेलने के लिए जाने दे दी। ओके तो अब आप ये सिचुएशन में यूज़ करते कि भाई तुम आ गए तो मुझे अब खेलना, अगर तुम नहीं आते तो मुझे पढ़ना पड़ा होता। ऐसा बोल रहे हैं ना कि अगर तुम नहीं आते तो मुझे पढ़ना पड़ा होता, तुमने तो मुझे बचा लिया। ओके तो पड़ा होता या करना पड़ता होता, पड़ता होता बहुत अजीब सा यूज़ हो रहा है, आप यही सोच लीजिए पड़ा होता। ठीक है, जैसे उसे कॉफ़ी पीनी पड़ी होती, अगर तुम बोले नहीं होते कि उसमें कुछ ज़्यादा ही कॉफ़ी पाउडर चला गया है, अगर तुम बताए नहीं होते तो मुझे वो पीनी पड़ी होती। ओके तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ही would have to, he would have had to, okay, have had to drink coffee। हमारा सेंटेंस हो गया ही वुड हैव हैड टू ड्रिंक कॉफ़ी। नेक्स्ट है आपको ये फिल्म देखनी पड़ी होती, इतनी हॉरर वाली मूवी थी, मुझे देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, अब मेरा फ्रेंड मुझे बचा लिया, अब मेरा फ्रेंड मुझे बोला कि भाई अगर मैं तुम्हें लेके नहीं जाती ना, वहाँ से मैं तुम्हें लेकर नहीं जाता तो आपको वो हॉरर वाली मूवी देखनी पड़ी होती, है ना, पड़ी होती, आपको देखना पड़ा नहीं है लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपको देखना पड़ा होता। ठीक है तो ये यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी भी शो कर रही है ना, तो हम बोलेंगे यू वुड हैव हैड टू, यू वुड हैव हैड टू। ये मॉडल्स है ना, आपके बहुत सारे सेंटेंसेस बुलवा सकते हैं मॉडल वर्ब। ओके तो यू शुड हैव हैड टू वॉच दिस फिल्म, वॉच दिस फिल्म। गाइस अगर आप जो नए जुड़े हैं, अभी आए हैं, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, अलग अलग कंटेंट लेकर आती हूँ, आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, तो आप लाइक करके हमें मोटिवेशन तो दे ही सकते हैं। ओके तो आप लोग लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमें अमेरिका जाना पड़ा होता। अब हमें अमेरिका जाना पड़ा होता, पड़ा नहीं है लेकिन हम बोल रहे कि पड़ा होता, पास्ट में हमें अमेरिका जाना पड़ा होता, तो हम बोलेंगे वी वुड हैव हैड टू गो टू अमेरिका, गो टू अमेरिका। हमें अमेरिका जाना पड़ा होता, वी वुड हैव हैड टू गो टू अमेरिका। नेक्स्ट है मुझे यह कंप्यूटर ठीक करना पड़ा होता, अगर आपने मुझे अपना कंप्यूटर यूज़ करने नहीं दिया होता तो मुझे अपना कंप्यूटर ठीक करना पड़ा होता, पास्ट में। ओके सो हम बोलेंगे आई वुड हैव हैड टू रिपेयर दिस कंप्यूटर, हमारा सेंटेंस हो गया आई वुड हैव हैड टू रिपेयर दिस कंप्यूटर, मुझे यह कंप्यूटर ठीक करना पड़ा होता। ठीक है तो ये हमारे वुड हैव हैड टू है। तो वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। वुड हैव टू का यूज आप प्रेजेंट के लिए करते हो, बट वुड हैव हैड टू आप पास्ट के लिए करते हो। ठीक है ये बोलने पे आपके डिपेंड करेंगे। ओके नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो गाइस नेक्स्ट है हैविंग टू। अब ये जो हैविंग टू है ना, आप हैविंग टू का यूज़ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के साथ कर सकते हैं। हैविंग टू का यूज़ आप ईजे मार के साथ करोगे तो आपका हिंदी मीनिंग होगा पढ़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है, आपको टीवी देखनी पड़ रही है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, उसे स्कूल जाना पड़ रहा है, मतलब कोई काम करना पड़ रहा है। अगर प्रेजेंट की बात करो तो उसमें इज मार के साथ हैविंग टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। लेकिन वही जब आप पास्ट में बोलोगे कि मुझे जाना पड़ रहा था, मुझे रोहन की मदद करना पड़ रहा था, मतलब पढ़ रहा था, कंटिन्यूटी को शो भी कर रहे हो। ठीक है
तो वो सेंटेंसेस में आपको वॉज वर्ब के साथ हैविंग टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना। लेकिन अगर आप पढ़ रहा होगा बोलोगे तो वहाँ पे आपको वुड बी प्लस हैविंग टू का यूज़ करना है। वुड बी, विल बी नहीं, वुड बी, क्योंकि यहाँ पर आपका पॉसिबिलिटी शो करेगा, कभी भी श्योरिटी शो नहीं करेगा। देखिए सेंटेंस को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए हमारा सेंटेंस है मुझे उसके साथ खेलना पड़ रहा है। है आप बोल रहे हो, है यानी कि कंटिन्यू चल रहा है और प्रेजेंट में है। मुझे उसके साथ खेलना पड़ रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहे हो। मुझे यानी कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, एम, और हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको हैविंग टू का यूज़ करना है। हैविंग टू का यूज़ कर दिए, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, यानी कि प्ले विद यू, विथ यू। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई एम हैविंग टू प्ले विद यू, मुझे आपके साथ खेलना पड़ रहा है। नेक्स्ट, उसे एक कार खरीदना पड़ रहा था, मतलब वो खरीदना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी में उसे कार खरीदना पड़ रहा था। तो यहाँ था की बात कर दिए, यानी कि ये हमारा पास्ट में सेंटेंस चला गया। तो ये सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, उसे यानी कि ही बोलेंगे। ही वॉज, पास्ट है ना इसलिए वॉज लगाएंगे। ही वॉज हैविंग टू परचेज। कार कभी कभी खरीदते हैं ना, तो आप परचेज का यूज करोगे, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, परचेज अ कार, वैसे बाय का यूज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परचेज का भी यूज कर सकते हो। ही वॉज हैविंग टू परचेज अ कार, उसे एक कार खरीदना पड़ रहा था। नेक्स्ट, हमें उसे कॉल करना पड़ रहा था, तो यहाँ भी आप था की बात करो, पास्ट की बात करो, है ना, यहाँ भी था की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या यूज होगा, वॉज वर यूज होगा। और हमें है यानी कि वी के साथ क्या लगता है, वर लगता है। वी वर हैविंग टू कॉल हिम, हमारा सेंटेंस हो गया वी वर हैविंग टू कॉल हिम, हमें उसे कॉल करना पड़ रहा था। ओके, नेक्स्ट है रोहन को पढ़ना पड़ रहा होगा। देखिए रोहन को पढ़ना पड़ रहा होगा। अब आप यहाँ पर है और आप सोच रहे हो कि रोहन खेलने के, अभी तक रोहन आया नहीं खेलने के लिए, खेलने का टाइम हो गया, तो आप अपने मन में ये सोच रहे हो कि शायद रोहन घर से निकल रहा होगा, उसकी मम्मी देख ली होगी, अब उससे पढ़ने के लिए बोली, तो रोहन को पढ़ना पड़ रहा होगा। अब आप ये अपनी प्रतिक्रिया बता रहे हो, अपनी संभावना। अब ऐसा जरूरी है तो नहीं, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि रोहन को देख ही ली होगी मम्मी और उसे पढ़ना पड़ रहा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसका लेट हो गया, रोहन का आने का लेट हो गया, इसीलिए आप अपने मन में प्रतिक्रिया बना रहे हो, अपनी संभावना को बता रहे हो कि रोहन को पढ़ना पड़ रहा होगा। पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो वुड बी का यूज़ करेंगे। हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा रोहन वुड बी हैविंग टू स्टडी। हमारा सेंटेंस हो गया रोहन वुड बी हैविंग टू स्टडी, रोहन को पढ़ना पड़ रहा होगा। तो ये आपका हैविंग टू का कॉन्सेप्ट था। अगर आप प्रेजेंट की बात करो तो इज एम आर के साथ हैविंग टू, अगर पास्ट की बात करो तो वॉज वर के साथ हैविंग टू, अगर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी की बात करो तो वुड बी के साथ हैविंग टू आएगा, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका हैविंग टू का कॉन्सेप्ट था। तो आई होप आपको क्लियर हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो गाइस अब है हमारा कुड हैव टू का यूज करेंगे, करना पड़ सकता है, मतलब आप वहां आपको जाना पड़ सकता है, आपको आज मार्केट से कुछ लाना पड़ सकता है, आज घर में कोई आएंगे तो आपको बाजार से सब्जी लाना पड़ सकता है, मतलब कोई काम करना पड़ सकता है, पड़ेगा ऐसा नहीं बोल रहे, मजबूर, आपको पॉसिबिलिटी है कि अगर बारिश आ गई तो आपको घर जल्दी आना पड़ सकता है। अब आप बारिश आ गई ऐसा संभावना बता रहे ना कि बारिश आएगी तो ही आपको घर आना पड़ेगा, है ना, ऐसा हम बोल रहे पॉसिबिलिटी कि आज बारिश हो सकती है, आपको घर जल्दी आना पड़ सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है तो कुड हैव टू का यूज करेंगे, उससे भी लो पॉसिबिलिटी है 50% की तो मे हैव टू का यूज करेंगे, और उससे भी लो पॉसिबिलिटी है 10 to 20% की तो माइट हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम रहेंगे। जैसे सुनील को मेरे घर आना पड़ सकता है, यहाँ पर सुनील को आना पड़ेगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम इतना पॉसिबिलिटी बता रहे कि भाई अगर मेरे पापा ने बुलाया सुनील को तो सुनील को मेरे घर आना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे सुनील कुड हैव टू,
सुनील could have to come to my house. Come to my house. सुनील could have to come to my house. सुनील को मेरे घर आना पड़ सकता है. ओके. नेक्स्ट है चाचा को अपनी बातें तुम्हें बताना पड़ सकता है. अब चाचा को पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर कोई पूछेगा, कोई बोलेगा बताने के लिए, तो चाचा को अपनी बातें तुम्हें बताना पड़ सकता है. ठीक है, तो हम इन सेंटेंसेस को बोलेंगे. चाचा यानी कि अंकल could have to. Uncle could have to tell you his word. His word यानी कि अपनी बातें. हमारा सेंटेंस हो गया अंकल could have to tell you his words, मतलब उन्हें अपनी बातें बताना पड़ सकता है. नेक्स्ट है दीपक को उन लोगों के साथ व्यापार करना पड़ सकता है, मतलब बिजनेस करना पड़ सकता है. पड़ेगा ऐसा नहीं बोल रहे, पॉसिबिलिटी बता रहे कि पड़ सकता है. तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा दीपक could have to do business with them. हमारा सेंटेंस हो गया दीपक could have to do business with them. दीपक को उन लोगों के साथ व्यापार करना पड़ सकता है. नेक्स्ट है आज मुझे अपने घर कुछ समय बिताना पड़ सकता है. आज मुझे अपने घर में कुछ समय बिताना पड़ सकता है. मान लो कोई अगर काम आन पड़ी तो मुझे अपने घर में कुछ समय बिताना पड़ सकता है. तो पॉसिबिलिटी है, संभावना है आपके सेंटेंसेस में. ठीक है, तो हम बोलेंगे टुडे I could have to spend some time at my house. तो हमारा सेंटेंस हो गया आज मुझे अपने घर में कुछ समय बिताना पड़ सकता है. टुडे आई कुड हैव टू स्पेंड सम टाइम एट माई हाउस. ओके, तो ये हमारे कुड हैव टू थे जो करना पड़ सकता है प्रेजेंट में. लेकिन अगर आपको इसी का पास्ट बताना हो कि मुझे ये काम करना पड़ सकता था पास्ट में, मुझे उससे मिलना पड़ सकता था लेकिन तुमने तो मुझे बचा लिया, है ना. तो पड़ सकता था पास्ट में, तो वहाँ पे कुड हैव के साथ हैड का यूज़ कर दीजिएगा, उसके बाद टू का यूज़ कीजिएगा. कुड हैव हैड टू का. ओके, जैसे हमें वहाँ जाना पड़ सकता था, फाइनली गए नहीं हैं लेकिन जाना पड़ सकता था, संभावना बता रहे. ओके, अपने सेंटेंसेस की संभावना बता रहे. तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे वी could have had to. We could have had to go there. हमारा सेंटेंस हो गया we could have had to go there. हमें वहाँ जाना पड़ सकता था. ओके, नेक्स्ट है उससे अंग्रेजी सीखनी पड़ सकती थी. पढ़ी या नहीं पढ़ी ऐसा नहीं है, पास्ट की बात बता रहे हैं कि मैंने उसे बचा लिया अंग्रेजी सीखने से, नहीं तो उससे अंग्रेजी सीखनी पड़ सकती थी. तो हम बोलेंगे he could have had to learn English. तो हमारा सेंटेंस हो गया he could have had to learn English. उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ सकती थी. नेक्स्ट है तुम्हें दवाई लेनी पड़ सकती थी. अगर तुम बीमार हो जाते ना, बारिश में भीग जाते ना, तो तुम्हें दवाई लेनी पड़ सकती थी. तो ये सेंटेंस को हम बोलेंगे you could have had to take medicine. हमारा सेंटेंस होगा you could have had to take medicine. तुम्हें दवाई लेनी पड़ सकती थी. नेक्स्ट है बच्चों को कविता लिखनी पड़ सकती थी. हम बोलेंगे the children could have had to write poem. तो हमारा सेंटेंस हो गया बच्चों को कविता लिखनी पड़ सकती थी. द चिल्ड्रन कुड हैव हैड टू राइट पोएम्स. ओके, तो ये हमारे पास्ट में अगर कोई काम करना पड़ सकता था, पॉसिबिलिटी है, तो कुड हैव हैड टू का यूज कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. ओके, क्लियर है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा. नेक्स्ट देखिए गाइस, अब है शुड हैव हैड टू.
शुड हैव के साथ अगर टू लगा देते हो, करना ही चाहिए, आपको वहाँ जाना ही चाहिए, आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, आपको रोज अभ्यास करना ही चाहिए, तो ही लगा दिए ना, तो उसमें हम यूज़ करेंगे शुड हैव टू। ओके, जैसे हमारा सेंटेंस है, तुम्हें बाहर जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना ही चाहिए, तुम्हें बाहर जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना ही चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड have to complete your homework before going out। तो हमारा सेंटेंस हो गया है, तुम्हें बाहर जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना ही चाहिए, यू शुड हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। ओके, नेक्स्ट है, उसको कल तक रिपोर्ट सबमिट कर देना ही चाहिए, ज़रूरी कर देना ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप मस्ट का यूज़ कर दोगे, लेकिन मस्ट का यूज़ करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूर शो करेगा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे सबमिट करना ज़रूरी है, लेकिन शुड का यूज़ करोगे ना थोड़ी पॉसिबिलिटी है आपके सेंटेंस में, ठीक है, तो उसे कल तक रिपोर्ट सबमिट कर देना ही चाहिए। हम बोल देंगे, मान लो गर्ल की बात करें तो हम बोलेंगे सी शुड हैव टू submit the report by yesterday। बाय का यूज़ क्यों किया? तक के लिए, मैंने बताया था ना, तक के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो she should have to submit the report by yesterday। नेक्स्ट है, हमें मीटिंग के लिए जल्दी उठ जाना ही चाहिए, तो हम बोलेंगे we should have to wake up early for the meeting। हमें मीटिंग के लिए जल्दी उठ जाना ही चाहिए, वी शुड हैव टू वर्क अप अर्ली फॉर द मीटिंग। नेक्स्ट है, छात्रों को व्याख्यान में शामिल होना चाहिए, व्याख्यान यानी कि लेक्चर। ओके, तो छात्रों को व्याख्यान में शामिल होना ही चाहिए, हम बोलेंगे द स्टूडेंट्स should have to attend the lecture। व्याख्यान यानी कि लेक्चर, तो बच्चों को व्याख्यान में शामिल होना ही चाहिए, द स्टूडेंट शुड हैव टू अटेंड द लेक्चर। ओके, तो ये आपका शुड हैव टू का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ज़्यादा नहीं है, बस और दो हैं। देखिए, नेक्स्ट है एबल टू। एबल के साथ टू लगा दोगे और एबल से पहले आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब आएंगे। अगर प्रेजेंट की बात करोगे इज एम आर, पास्ट की बात करोगे वॉज वर, और फ्यूचर की बात करोगे विल बी। ओके, विल बी एबल टू मतलब कर पाऊंगा। ओके, तो ये आपके एबल टू के साथ लगेंगे, समर्थ या योग्य होने के योग्य होने का सेंस आएगा तब। जैसे हमारा सेंटेंस रहेगा, आपको इस कार को चलाने में समर्थ होना चाहिए, समर्थ है नहीं, वह इस कार चलाने में समर्थ है। ओके, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ही इज एबल टू ड्राइव दिस कार। तो याद रखिएगा, ये जो आपने एबल का यूज़ किया ना, ये आपका क्षमता, आपकी योग्यता को दिखाता है। ही इज़ एबल टू ड्राइव दिस कार, वह इस कार को चलाने में समर्थ है, आपकी योग्यता को दिखा रहा है, योग्य है। नेक्स्ट है, मैं अंग्रेजी बोलने में समर्थ हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने में सफल हूँ, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है, राहुल परीक्षा पास करने के योग्य है यानी कि समर्थ है, ये भी आप बोल सकते हो, मतलब उसकी क्षमता है पास होने की। तो हम बोलेंगे राहुल is able to pass the exam। राहुल परीक्षा पास करने के योग्य है, राहुल इज एबल टू पास द एग्जाम। नेक्स्ट है, हम लोग मैच जीतने में समर्थ है, योग्य है मैच जीतने के। ओके, तो हम बोल सकते हैं we are able to win the match।
वी आर एबल टू विन द मैच, हम लोग मैच जीतने में समर्थ है। तो ये आपका एबल टू का कॉन्सेप्ट था, यानी कि अगर आप इसमें वॉज वर्ब का ये यूज कर दोगे तो समर्थ था, ठीक है। अगर योग्य नहीं था, भाई इस कार्य को चलाने के योग्य नहीं था, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो अनेबल टू का। योग्य ना होना, सक्षम ना होना, तो अनेबल टू का यूज कर सकते हो। बाकी सिंपल सेंटेंस बनेंगे। ओके, तो गाइस यही आज का हमारा कॉन्सेप्ट था। हम लोगों ने सभी चीज़ कवर कर लिया। हम लोगों ने पूरा हेल्पिंग वर्ब और इज एम आर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का सारा कॉन्सेप्ट देख लिया। ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया और ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। आई होप आपको सभी चीज़ क्लियर हो गए। आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी जो भी डेज वाली वीडियोज़ आती है सभी की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसे डाउनलोड करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइस अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।